हाय एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं। तो हम जब इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका बेसिक नॉलेज लेंगे। चैप्टर में इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, माइक्रोस्कोप सब के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रॉबर्ट हुक कब आए, लोवेनहॉक क्या किए, सब के बारे में पहले डिटेल से पढ़ लेंगे। उसके बाद सेल थ्योरी कब कैसे आया, कब आया, सब पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पे आएंगे। एनसीईआरटी में जैसे सेल वॉल पढ़ेंगे, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे और सबको पढ़ते जाएंगे और एनसीईआरटी से भी कवर करते जाएंगे। ठीक है, इसी वीडियो में जैसे हम सेल बायोलॉजी पढ़ाए, ठीक है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिए, तो फिर इसी वीडियो में लास्ट में आपको फिर उसका एनसीईआरटी भी कराया जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी वो आपको करा दिया जाएगा। उसके बाद अभी हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं पहले, तो उसको तो एनसीईआरटी से कराने की जरूरत नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत है तो देख लेंगे। उसके बाद फिर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सबको हम एनसीईआरटी से पिकअप करते जाएंगे। यानी एनसीईआरटी को मिस किसी भी हाल में नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, तो उसको हम लोग को देखना है। 11th-12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक तो यही है। बेसिक इसके बाद भी तो हम पूरा 12th समझ में आएगा, क्योंकि ठीक है बोर्ड 12th देना है, 11th नहीं देना है, लेकिन 12th देना है तो समझना तो पड़ेगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल। कौन से एस्पेक्ट? स्ट्रक्चरल, मॉलिक्यूलर, फंक्शनल और रिप्रोडक्शन। ये सारे एस्पेक्ट पढ़ते हैं हम लोग किसमें? सेल बायोलॉजी में। ठीक है, सेल बायोलॉजी में पढ़ना सेल क्या होता है, सेल क्या होता है हम लोग इंट्रोडक्शन में अच्छे से देख चुके हैं, यहां बस पढ़ लीजिए। सेल क्या होता है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी यूज करता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। माइक्रोस्कोप से हम लोग सेल को देखते हैं। ठीक है, सेल काफी छोटा होता है, दिखेगा तो हम लोग को आंख से दिख नहीं सकता है, तो इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। चलिए, तो माइक्रोस्कोप 3 टाइप का होता है: इन्वर्टेड लाइट माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इन्वर्टेड लाइट माइक्रोस्कोप को बनाया किसने था? जेड जेनसन और एच जेनसन साहब ने। ठीक है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को जर्निक साहब ने, और लाइट माइक्रोस्कोप को एम नॉल और ई रस्का इन्होंने बनाया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाने के लिए एम नॉल और ई रस्का को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप को बनाया किसने था? जेड जेनसन और एच जेनसन। लेकिन एवी लोवेनहॉक साहब ने इसमें लेंस सिस्टम को इंप्रूव किया था। किसको? लेंस सिस्टम को। तो अगर सवाल पूछेगा कि लाइट माइक्रोस्कोप को किसने बनाया, इन्वेंटेड बाय, तो जेड जेनसन, एच जेनसन। ठीक है, और पूछेगा हु इज द इंप्रूवमेंट ऑफ लेंस सिस्टम इन लाइट माइक्रोस्कोप, तब बोलना है एवी लोवेनहॉक। समझ में आ गया? और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को एम नॉल और ई रस्का साहब बनाए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रिजॉल्विंग पावर सबसे ज्यादा होता है। रिजॉल्विंग पावर सबसे ज्यादा होता है, मतलब अच्छा दिखता है। लाइट माइक्रोस्कोप सिंपल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगता है, इलेक्ट्रॉन है। देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले साइंटिस्ट जो आए थे उसको बोलते हैं जॉन समरडैम। ठीक है, ये कब आए थे? 1658 ईस्वी में। ठीक है, 1658 ईस्वी में आए थे। कौन? जॉन समरडैम। जॉन नहीं आप लोग वाला, ठीक है, जॉन। चलिए, यही पहली बार दिए थे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल। कौन से सेल देख के दिए थे? आरबीसी ऑफ फ्रॉग। ठीक है, कब दिए थे? 1658 में। रॉबर्ट हुक उसके बाद आए थे। आप लोग सबसे पहले बार सुनते होंगे रॉबर्ट हुक, लेकिन उससे पहले भी आए थे। ठीक है, रॉबर्ट हुक आए थे 1665 में और ये आए थे 1658 में, मतलब 7 साल पहले। ठीक है, रॉबर्ट हुक ये डिस्कवर्ड किए थे सेल, डिस्कवर्ड द सेल। कहां से देखे थे ये? कॉर्क स्लाइड। कॉर्क देखते होंगे, उसे कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, यहां देख लीजिए। चलिए, कॉर्क स्लाइड, ठीक है, जो कि डेड होता है। अभी आप लोग देखें, डेड होता है। ठीक है, चलिए, हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। कैसा दिखते हैं वो? हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, देखिए है ना, मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्चुअल में ये है क्या? ये जो दिख रहा है जितना लाइन, ये क्या है? सेल वॉल है। डेड सेल है तो कुछ तो होगा नहीं इसमें, तो सिर्फ सेल वॉल बचता है। क्या दिखता है? सेल वॉल। तो रॉबर्ट हुक एक्चुअली में देखे क्या थे? सेल वॉल को। सेल को नहीं देखे थे, सेल वॉल को देखे थे, नाम सेल दे दिए, इसी का नाम है। दिखते हैं होलो स्पेस दिख रहा होगा इतना, इसी को होलो स्पेस, होलो सिलेंडर जैसा, इसी को क्या नाम दे दिया? सेल। ठीक है, इसी का नाम दे दिया सेल। तो रॉबर्ट हुक पहली बार देखे थे। ठीक है, कब देखे थे? 1665 में। ठीक है, कहां देखे थे? कॉर्क स्लाइड, याद रखिएगा, जो कि डेड होता है।
हनीकॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर उनको दिखा था, एक्चुअल में वो सेल वॉल देखे थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे एक्चुअल में क्या देखे थे तो सेल वॉल को देखे थे। चलिए अब एक और साइंटिस्ट का नाम देखते हैं, ल्यूएनहॉक। पहली बार लिविंग सेल को यही ऑब्जर्व किए थे। कौन डिस्क्राइब किए थे? ल्यूएनहॉक। फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब ए लिविंग सेल। ठीक है, लिविंग सेल को। रॉबर्ट हुक किए थे डेड, वो सेल वॉल को, सेल वॉल था एक्चुअली में, ये लिविंग सेल। उसके बाद एक है सीपी स्वानसन। ठीक है, ये है फादर किसके? मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर है। ठीक है, इनका एक बुक है जिसका नाम है द सेल। ठीक है, रॉबर्ट हुक का भी एक किताब है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। ठीक है, याद रखिएगा, वो रॉबर्ट हुक का कौन सा किताब है? माइक्रोग्राफिया। और सीपी स्वानसन का द सेल। चलिए अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी जो है वो दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, दो बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था। कौन कौन? एमजे स्लीडेन और टी स्वान। ठीक है, ये स्लीडेन साहब थे जर्मन बॉटनिस्ट और स्वान साहब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये बॉटनिस्ट, ये जूलॉजिस्ट, ये जर्मन, ये ब्रिटिश। एक्चुअली एनसीईआरटी ब्रिटिश कहता है, लेकिन वाकई में ये भी जर्मन के ही थे। ठीक है, बट एनसीईआरटी ब्रिटिश लिखता है, तो हम लोग को भी ब्रिटिश ही मानना पड़ेगा। चलिए, एनसीईआरटी जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। चलिए, स्लीडेन साहब बोले, ये एक थ्योरी दी कब? 1838 में। ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। ये बोल दिए ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, सारे प्लांट जो होता है वो सेल से बनता है। ठीक है, उसके बाद 1839 में आए स्वान साहब। ठीक है, ये बोले सेल इज मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड न्यूक्लियस कंटेनिंग स्ट्रक्चर। सेल जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है और बीच में न्यूक्लियस होता है। बात सही है। चलिए, ही कंपेयर्ड बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ये प्लांट और एनिमल सेल के बीच में कंपेयर किए। क्या कंपेयर किए? कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल में नहीं होता है। प्लांट सेल हैव सेल वॉल एब्सेंस इन एनिमल सेल, लेकिन सेल वॉल एब्सेंस इन एनिमल सेल, उसमें नहीं होता है, ये बोले। और ये 1839 में एक हाइपोथेसिस दिए। ठीक है, जैसे ये थ्योरी दी ना 38 में, ये 39 में दिए। ऑल एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। जितने भी प्लांट और एनिमल है वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। ये भी बात सही है। तब बाद में जब इलियोक साथ आए, ये बोले प्लांट सेल से बना है, ये बोले प्लांट एनिमल सेल से बना है। बोले बात तो हम लोग का सेम है, तो फिर दोनों साथ आ गए। ठीक है, दोस्ती कर ली। नाउ बोथ कंपेयर्ड देयर डाटा, दोनों ने कंपेयर किया और फिर सेल थ्योरी दिया। ठीक है, सेल थ्योरी दिया कि किसका? स्लीडेन और स्वान साहब साथ है। 1840 में सेल थ्योरी दिया, 38 में ये स्लीडेन साहब, 39 में स्वान साहब, और सेल थ्योरी है 1840 में। ठीक है, एक साल का गैप है। सेल थ्योरी, न्यू मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या आया? ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। ये तो बोल दिया, बात सही है। लेकिन ये लोग जो है, ये दोनों मिलके ये नहीं बता पाए कि नया सेल बनता कैसे है। जैसे हम लोग को पता है कि एक सेल है, डिवाइड करके दो बन गया। अभी तो हम लोग फट से बोल देते हैं, इनको बताने वाला कोई नहीं ना था। अभी किताब है बहुत सारा, टीचर्स ने बता देते हैं, लेकिन उस समय तो कोई नहीं था, तो इन लोग को जानकारी नहीं थी। तब एक 1855 में साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नया सेल जो है पुराने सेल के डिवीजन से बनता है। तो हम लोग देखेंगे अब। तो एक सवाल पूछेगा कि स्लीडेन और स्वान का सेल थ्योरी कैसा था? करेक्ट था, रॉन्ग था, या इनकम्प्लीट था, या इनमें से कुछ भी नहीं? तो याद रखना है, इनकम्प्लीट में टिक मारिएगा, क्योंकि सेल थ्योरी जो था स्लीडेन और स्वान साहब का, वो कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट था। ठीक है, इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं था। क्यों कंप्लीट नहीं था? क्योंकि ये दोनों मिलकर ये नहीं बता पाए कि नया सेल कैसे बनता है। ठीक है, तो बस ये बता पाए कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, बस इतना बोल के चुप हो गए। बाकी का काम विर्चो साहब ने किया। अब देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ आगे देखते हैं। रुडोल्फ विर्चो साहब ये कब आए थे? 1855 में। इनकम्प्लीट सेल थ्योरी को कंप्लीट यही किए थे। स्लीडेन और स्वान साहब क्या बताए थे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल या तो सेल के प्रोडक्ट से बने हैं, लेकिन ये नहीं बताए थे कि नया सेल बनता कैसे है। रुडोल्फ विर्चो साहब आए और इन्होंने बोला, क्या बोला? ओमनीज सेलुला ई सेलुला। वर्ड याद रखिएगा, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, डायरेक्ट नीट में आया हुआ है और भी बहुत बार आ सकता है। ठीक है, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यू सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब नया सेल जो होता है वो पुराने सेल से ही बनता है। ठीक है, चलिए, पुराने सेल के डिवीजन से बनता है। चलिए याद रखिएगा, ओमनीज सेलुला ई सेलुला काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
नीट कई बार पूछ चुका है इसको, ठीक है। चलिए अब फाइनल मॉडिफिकेशन कौन दिए, फाइनली नेगली एंड रुडोल्फ विर्च्यू, नेगली भी आए थे, ठीक है, नेगली आए थे 1846 में, 1846 में, रुडोल्फ विर्च्यू साहब 1855 में, याद रखिएगा, ठीक है। ये 1846 में दे दिए थे, 1855 में ये दे दिए, ठीक है। मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ सिलिडेन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। तो फाइनल शेप देने का काम कौन किए थे, नेगली और विर्च्यू साहब, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी जो है नेगली को नेग्लेक्ट कर देते, ठीक है। चलिए इनका नाम नहीं है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बस इन्हीं को हाँ आता है, ठीक है, बस इन्हीं का नाम है एनसीईआरटी में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सेल थ्योरी के एक्सेप्शन क्या क्या है, प्रोटोबायोटा जो कि आपको बहुत अच्छे से हम पढ़ा चुके हैं, ये नॉन सेलुलर होता है, ठीक है, बेसिक पढ़ा रहे थे वहां पे आपको पढ़ा दिए होंगे। मोनेरा हो गया, मोनेरा में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये प्रोकैरियोट होता है। कैसा होता है, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है ना, सिर्फ यूकैरियोट में। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है। चलिए अब सेल का डिवीजन देखते हैं। सेल डिवीजन करता है उससे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। याद रखिए कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, काइनेसिस मतलब क्या होता है, डिवीजन, ठीक है। काइनेसिस मतलब याद रखिएगा डिवीजन, कैरियोन वर्ड है, कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो कैरियोकाइनोसिस ये मदर सेल है, डिवीजन होगा कैसे, कैरियोकाइनोसिस मतलब न्यूक्लियस एक, यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखिए दो बन गया, न्यूक्लियस कितना बन गया, दो, एक से दो बन गया, ठीक है। चलिए अब बीच से ये भी डिवीजन कर गया, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो गया, तो देखिए दो सेल बन गया, ये न्यूक्लियस तो था ही, अब यहाँ पे टोटल सेल एक ही था, सेल यहाँ पे एक ही था, अब सेल भी दो बन गया, एक सेल और दो सेल, तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनोसिस। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म या सेल भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ कैरियो मतलब न्यूक्लियस, वैसे साइटो मतलब सेल या साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। चलिए ये दो नया बन गया, इसको क्या बोलते हैं, डाउटर सेल, डाउटर सेल। चलिए दोस्तों सेल के बारे में देखते हैं। ये आपको प्लांट सेल दिख रहा होगा, कैसे समझे प्लांट सेल है, क्योंकि इसमें सेल वॉल है, क्या है इसमें, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल है तो समझ में आ गया प्लांट सेल, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। अब क्या किए, सेल में से सेल वॉल को हम निकाल दिए, तो जब सेल में से सेल वॉल को निकाल दिए तो बचा क्या, प्रोटोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। सेल प्लांट सेल ली, उसमें से सेल वॉल को हटा दिए तो बच गया प्रोटोप्लास्ट। तो ये जो दिख रहा होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसमें था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर का सारा कंपोनेंट, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में कौन कौन सा चीज है, एक तो ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा के बाकी जो बचा उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, क्या बोलते, ठीक है। चलिए प्रोटोप्लाज्म में दो चीज होता है, एक तो पूरा ये जो दिख रहा होगा आपको उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस के अंदर जो है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, बताए थे। चलिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लास्ट भी है बट क्या, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोप्लाज्म है लेकिन कहा, न्यूक्लियस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस जो है वो क्या है, न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। देखिए ना एक और दो, दो लेयर है ना इसमें, दो मेम्ब्रेन बॉन्डेड, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड रहता है। इसमें होता क्या क्या है, न्यूक्लियोलस, इसके सेंटर में क्या 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 होता है, न्यूक्लियोलस, और क्या होता है, क्रोमेटिन, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है लेकिन न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। ऐसे जैसे सेल है, सेल के बीच का जो न्यूक्लियस के अंदर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बाहर जितना बच गया उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो क्या बोल सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जितना भी उसको प्लाज्म साइटोप्लाज्म बोलते हैं, या ये बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का हिस्सा, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी बोल सकते हैं। या एक और वर्ड बोल सकते हैं, न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे, क्या बच गया, साइटोप्लाज्म, बस प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। अब इसमें कंसिस्ट होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं, तो इतना कम जगह में तो अटेगा नहीं, इसलिए अब फिर से लिखेंगे इसको। तो अब देखते हैं साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कंसिस्ट क्या क्या होता है, सेल इंक्लूजन, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो गया, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो गया, उसका डॉट डॉट, कोई मेम्ब्रेन बॉर्डर नहीं होता, ऐसे ही खुला होता है, ये नॉन लिविंग होता है,
नॉन लिविंग होता है, ठीक है। चलिए ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल बहुत सारा होता है, उसको देख लेते हैं। साइटोसोल, साइटोसोल क्या होता है? साइटोप्लाज्म में से सारे साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर को हटा दीजिए, जो बच गया उसको साइटोसोल बोलेंगे। अब देखते हैं ऑर्गेनेल को। ऑर्गेनेल जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड, एक मेम्ब्रेनलेस, ठीक है। एक मेम्ब्रेन वाला, एक बिना मेम्ब्रेन वाला। बिना मेम्ब्रेन वाला जो है राइबोसोम होता है और सेंट्रोसोम होता है, बात खत्म। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड में इसमें तीन टाइप होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड और एक ट्रिपल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है। जैसे एक ये हो गया जैसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसमें हो गया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसमें हो गया ट्रिपल। समझ में आ गया? चलिए इसका एग्जांपल हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल, ये सारे क्या हो गए? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड में देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्लास्टिड में कौन से? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। प्लास्टिड में कौन कौन से आते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तीन आते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, तीनों बता देंगे। चलिए ट्रिपल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल में कौन कौन से आते हैं? ट्रांसोसोम, ठीक है, ट्रांसोसोम। चलिए अब कुछ टर्म है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट देख लेते हैं। लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल न्यूक्लियस, ठीक है। ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल कौन? लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कोई पूछ दे तो माइटोकॉन्ड्रिया, और पूछ देगा सेल का ही लार्जेस्ट कंपोनेंट तो न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए अब पूछ देगा कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि प्लांट सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में होता है यही प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड जो होता है तीन टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट भी तीन टाइप के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट, ठीक है, तीन टाइप के। एमाइलोप्लास्ट सबसे बड़ा, उसके बाद एल्यूरो, फिर इलियो, फिर ल्यूको, फिर क्रोमो, फिर क्लोरो। क्लोरोप्लास्ट सबसे छोटा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सबसे छोटा, उससे बड़ा क्रोमो, उससे बड़ा ल्यूको। ल्यूको में तीनों टाइप, इलियो, उसके बाद एल्यूरो, उसके बाद एमाइलो। सबसे बड़ा एमाइलो टॉप पे होता है, एमाइलो एमाइलो 1 पे, 2 पे एल्यूरो, 3 पे इलियो, 4 पे ल्यूको, 5 पे क्रोमो, 6 पे क्लोरो। समझ में आ गया? ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाना 6 पे क्लोरो, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, पता चला क्लोरो ब्रोमो कर रहे हैं। चलिए स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल कौन होता है? माइक्रोफिलामेंट। कौन होता है? माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ सेल राइबोसोम। राइबोसोम कैसा होता है? मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस होता है ना, मेम्ब्रेनलेस में राइबोसोम आता है, ठीक है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, बाकी का कल का क्लास में हम लोग सेल वॉल देखेंगे, और फिर हम लोग जितना पढ़े हैं आज और सेल वॉल को एक साथ एनसीईआरटी से कर लेंगे। एनसीईआरटी से उसी वीडियो में डाला रहेगा, कल जब पढ़ाएंगे, कल नोट से थोड़ा ही पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी मेन करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है।